हेलो दोस्तों। तो कल जो हमारा लेक्चर चल रहा था मेज़रमेंट, उसके आगे हम फर्दर मूव करते हैं। तो हम कल देखे थे कि जो मेज़रमेंट होता है कि इसकी नीड क्यों पड़ी थी फिज़िक्स में। फिज़िक्स क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, तो इसके मेज़रमेंट को हमको बहुत आवश्यकता पड़ती है। कोई भी चीज़ हम अगर मेज़र कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे हैं, तो कुछ उसके मेज़रमेंट लिए जाते हैं, इसलिए हम मेज़रमेंट लेसन पढ़ रहे हैं। तो कल जो हम पढ़े थे थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने देखा कि अपने वीडियो में कुछ चीज़ें जो कट चुकी थी उनको भी वापस हम थोड़ा सा बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट के रिवीजन से। थोड़ा सा मेज़रमेंट क्या होता है, तो कल जैसे मैं बताया आपको मेज़रमेंट मेज़रमेंट क्या करता है। मेज़रमेंट ये हाउ मच, कोई चीज़ है तो हाउ मच, उस चीज़ का वो क्या करता है, आंसर देता है। कोई चीज़ है तो हाउ मच। अब फिर हम बात करते हैं मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट किस चीज़ का हो सकता है, तो हम कल पढ़े थे कुछ क्वांटिटी, और क्वांटिटी दो टाइप की हो सकती है। एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटी जिससे फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब हो और हम उसको मेज़र कर सकें, कैसा, क्वांटिटेवली, कि हाउ मच कितना है। तो वो सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। एग्जाम्पल के लिए किसी भी चीज़ का हम जब लेंथ की बात करते हैं, किसी भी चीज़ में जब हम मास की बात करते हैं, या किसी चीज़ का वेलोसिटी की बात करते हैं, ये सब क्या है, हमारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और इसे फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब होते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेज़र नहीं कर सकते हैं और जिसे फिजिक्स लॉ डिस्क्राइब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम उसको देख सकते हैं कि जैसे हम बोल दिए कार, हमने तो कार बोल दिया, बट हम कार क्या, कार में क्या बताना है, तो बताना पड़ेगा कि कार अगर हम लेंथ बता रहे हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी से आ जाएगी। लेकिन हम जब कार की बात करते हैं तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हम बोल दिए किसी रोड की, तो अगर हम रोड की बात करें तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम उसको कुछ मेजर ही नहीं कर सकते। लेकिन हम बोल दिया रोड की लंबाई चौड़ाई, तब वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो रोड क्या है, एक नॉन फिजिकल, बट उसकी जब लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तब सीधा फिजिकल में आ जाएगा। तो अभी हम बस रोड की बात करें तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और किसी चीज़ के इमोशंस हो गए, जिससे इमोशन में से गुस्सा, जैसे में किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो कितना गुस्सा आ रहा है हम बता नहीं सकते ना कि कितना, हाउ मच गुस्सा आ रहा है, कि हाँ इसका यूनिट है गुस्से का, कि इसके इसमें इतना यूनिट में गुस्सा आ रहा है, तो हम उसको बता नहीं सकते, एक्सप्लेन हाउ मच के आंसर दे ही नहीं सकते। तो ऐसी क्वांटिटी किस में आती हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी में। अब हम देखें जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी क्वांटिटी आ जा रही हैं, तो इस देखने में चीज़ें बहुत चीज़ कॉम्प्लिकेटेड आती है। जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, मेन क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। जब क्लासिफिकेशन किए तो हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, कि जो क्वांटिटीज़ हैं हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, और दूसरे को डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटियाँ जो डिपेंड नहीं करती किसी और पे। तो ये है सिंपल, डज नॉट डिपेंड ऑन अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आती हैं, इसमें कुल 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आती हैं। तो अभी थोड़ा सा इसको अभी ब्रॉड में देखेंगे, कुछ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे टाइम की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम किसी चीज़ का लेंथ नाप रहे हैं तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा और टाइम लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। सब यही चीज़ है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जिससे आपको नाम से ही मालूम पड़ा, डिराइव्ड मतलब चीज़ें क्या हुई हैं, डिराइव हुई हैं, मतलब मिक्स होकर बनी हुई हैं। तो क्या करेंगे ऐसे, ये करते हैं डिपेंड ऑन मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए एरिया समझ लीजिए, वॉल्यूम,
फोर्स, ये सब डिराइव क्वांटिटियाँ हैं। इसे देखिए, जैसे फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम केजी में नापते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसमें क्या हुआ है, 4 फंडामेंटल क्वांटिटियाँ यूज़ हुई है, एक मास, फिर मीटर एक, फिर टाइम 2 बार। और एरिया में क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी क्या फंडामेंटल है, ब्रेथ भी फंडामेंटल क्वांटिटियाँ हैं, तो 2 क्वांटिटी यूज़ हुई है, इसलिए इसको डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसके बाद हम क्या किए थे, फंडामेंटल क्वांटिटी देखे थे, कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी में आती हैं। थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं कौन कौन सी है, पहला लेंथ, किसी चीज़ का लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और प्लस 2 सप्लीमेंट्री एंगल, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। कौन कौन से, इसमें आएंगे 2, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो ये है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये जो क्वांटिटी चुने गए हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी आएंगी, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये डिराइव क्वांटिटी में आएंगी। ये चीज़ें चुनता कौन है, ये चीज़ें वो सुनते हैं जो फिजिक्स, मतलब जैसे हम बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स के जो ज्ञाता होते हैं, मतलब जो बहुत इस पर रिसर्च किए रहते हैं साइंटिस्ट, ये लोग क्या करते हैं, मतलब इनका एक संस्था होता है जो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कोई चीज़ फिजिक्स में कैसे क्या होगी, आगे चलेंगी, उसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, फिजिसिस्ट करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं। तो इसका जो एक संस्था है जिसको बोलते हैं क्या, CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ये डिसाइड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी। इन्होंने डिसाइड किया, इसमें कब डिसाइड किया था इन्होंने, 14th कॉन्फ्रेंस था 1971 में। इन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिए थे और प्लस 2 सप्लीमेंट्री। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो बाकी सब क्वांटिटी आती है वो सब डिराइव में आ जाएंगी। वेलोसिटी हो गया, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, सब डिराइव क्वांटिटी। तो उन्होंने बताया कि आते फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, फिर डिराइव क्वांटिटी। अब देखिए, आप समझिए, आपको बताया था कल, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, अगर आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डेसिमल नंबर के 10 नंबर आपको दिए जाएं, अब कौन सी भी संख्या आप अपने आप से आगे पीछे इसको मतलब डिजिट बना के आप निकाल सकते हैं। तो वैसे यही चीज़ है, फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूज़ करके हम बहुत सारी डिराइव क्वांटिटी बना सकते हैं। तो इसके बाद जब हम क्वांटिटी की बात कर लिए, तो क्वांटिटी जब हम बात करें चीज़ क्वांटिटी, तो इसकी मेज़र कैसे करेंगे। तो क्वांटिटी की जब मेज़र करते हैं तो हमको एक बात बताना पड़ता है कि क्वांटिटी कितनी बड़ी है और किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हाउ मच और विच। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं, मेजरमेंट करने के लिए, तो हमको 2 चीज़ों को आंसर देना पड़ता है कि चीज़ जो है हाउ मच प्लस विच क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम। तो हाउ मच का आंसर हमारा जो नंबर होता है, जो इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो देता है। और इसका एक किसी भी क्वांटिटी का एक यूनिट डिसाइड किया जाता है कि हाँ, इस यूनिट को अगर समझ गए, तो अगर ये यूनिट लिखा है
तो वो क्वांटिटी की हम उस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मीटर लिख दिया है तो आप तुरंत समझ जाएंगे बात कर रहे हैं लेंथ की, किलोग्राम मास की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, विच क्वांटिटी। ठीक, तो यहाँ तक हो गया था। अब जैसे हमको पता है कि यूनिट की ज़रूरत पड़ रही है, क्वांटिटी समझ गया क्या होता है। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है कि कोई हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम चीज़ें डिसाइड करेंगे, तो उसको ही यूनिट कहता जाता है। द स्टैंडर्ड विच यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज यूनिट्स। तो यूनिट्स हो गए। तो यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी नापेंगे उसको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, कहेंगे हम। अब जो डिराइव क्वांटिटी नापेंगे उसको हम डिराइव यूनिट बोलेंगे। सीधी सी बात है। अब देखिए, हम जब बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट, तो जो हम लेंथ को किस में, फंडामेंटल यूनिट क्या है इसका, लेंथ किसको नापते हैं हम, मीटर में, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड, टेम्परेचर को केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम नापते हैं मोल में। ठीक, अब बाकी जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम नापते हैं किसमें, नापते हैं रेडियन, रेडियन, इसका सिंबल थीटा यूज़ करते हैं। इसको नापते हैं स्टेरेडियन, तो STR यूज़ करते हैं, स्टेरेडियन। इसको इससे दिखाया जाता है सिंबल से। इतना हो गया था। इसके आगे हम थोड़ा और चलते हैं। फिर हमने देखा था कि कुछ, जब यूनिट की बात कर लिए थे तो हमको यूनिट जब डिसाइड करते हैं तो यूनिट की कुछ प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए कि कौन सी यूनिट, गुड यूनिट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमने देखा था गुड यूनिट की प्रॉपर्टी क्या थी, कि जो यूनिट होने चाहिए, जो यूनिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुड यूनिट, वो ह्यूमन स्केल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा और या बहुत छोटा हो। अगर हम लोग सोचिए, अगर हम जब ये जो 1 सेकंड की बात करते हैं, अगर हम उसको डिसाइड करते हैं कि वो 1 आवर होगा, तो सोचिए कितना चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अगर हम 1 मीटर अगर करते हुए हम लोग 1 किलोमीटर को अपना एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो चीज़ों को हमको नापना कितना मुश्किल पड़ता है, हमको स्केल 1 किलोमीटर लेकर घूमना पड़ता है। बताइए, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। इसलिए हमको ऐसा चीज़ डिसाइड करना है, यूनिट जो ह्यूमन स्केल पे हो। सेकेंड क्या हो, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मतलब कि सब एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं बस अपना ही डिसाइड कर लिया, कोई मान ही नहीं रहा आपकी बात। और क्या हो, इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल, मतलब आसानी से मालूम मिल जाए और उसको हम वापस बना भी सकें। जैसे हमने एक मीटर स्केल लिया, उसी मीटर का स्केल कर हम दूसरा अगर मीटर स्केल बना सकते हैं रीडिंग लेके सही से। और इसके बाद क्या हो, डज नॉट चेंज विथ स्पेस एंड टाइम, और समय और जगह के हिसाब से बदलने नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हमको फिक्स करना है। ये जो रेफरेंस हम लिए हैं यूनिट का, कि कौन सा यूनिट का रेफरेंस मीटर में लिए तो कितना मीटर होना चाहिए, तो ये सब फिक्स करने के लिए हमको इस चीज़ों पे ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो जो CGPM इन्होंने जो फिक्स किया है कि ये चीज़ मीटर इतने कहलाएगी, किलोमीटर ग्राम इतना कहलाएगा, टाइम का सेकंड इतना होगा, तो इन्होंने इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे की बात की है। तो जब हम यूनिट की बात किए, फिर यूनिट के बाद हम लोगों ने देखा था क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब जब कलेक्शन कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका, फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड यूनिट का। फिर हम लोगों ने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे। पहला क्या था, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS, फुट पाउंड सेकेंड। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसके बाद इसको ही एक्सटेंड करके SI पढ़े थे, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं SI, जिसमें सब यूनिट्स आते हैं, मॉडर्न डिवीज़न ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो थोड़ा सा मैं और चीज़ें, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं CGPM, इसका जो फुल फॉर्म है, और SI का फुल फॉर्म क्या है। तो CGPM देखेंगे आप, CGPM तो हम जब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, बोलते हैं क्या, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ
वेट एंड मेज़र। तो ऐसा लिखा तो है नहीं, तो इसका क्या होता है, ये जो इसका एक फ्रेंच वर्ड है, तो फ्रेंच वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, बोलते कॉन्फ्रेंस जनरले डेस पॉइंट्स इट मेज़र। इसका फुल फॉर्म ये है CGPM का, ये फ्रेंच में है। जिनको फ्रेंच आते होंगे समझ गए होंगे। और SI, जब हम SI की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो हम आगे पीछे करके बोल रहे हैं ना, तो वो जो SI जो हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से इंग्लिश में बोलते हैं, इस SI का फुल फॉर्म होता है ले फ्रेंच में डी यूनिट्स, ये फ्रेंच है। तो देखिए अब SI ले सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट, अब सही है। अब देखिए सीरियल वाइज आ रहा है कि नहीं। तो ये सब फ्रेंच की भाषाएं हैं, क्योंकि जो CGPM स्थित है फ्रेंच में भी, फ्रेंच ही में स्थित है, फ्रांस में। तो इतना हम कल पढ़ लिए थे। अब इसके आगे हम जब बात कर रहे थे कि जब हम यूनिट डिसाइड करें, चीज़ मीटर इतनी कहलाएगी, किलोमीटर इतनी कहलाएगी, सेकंड इतनी कहलाएगी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि गुड यूनिट को ध्यान में रखते हुए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, हम अभी देखेंगे कि लेंथ को कैसे डेवलप किया गया, कि डिसीजन लिया कि लेंथ 1 मीटर है, इतना 1 मीटर होगा, इसका रीज़न क्या है, और केजी कैसे डिसाइड किया कि केजी जो है 1 केजी इतना ही होगा। सेकंड, आपके मन में ये सब बातें आती ही होंगी, हमारे मन में आती थी कि ऐसा क्यों भाई, कोई बता दे हमको ऐसा क्यों किया गया, किस बेस पे लिया गया है। तो आज हम आपको थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए फिर अब हम जब शुरुआती स्टेज की बात करते हैं, जब मतलब मानो ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं था, तो उसको बहुत चीज़ एक्यूरेट नापने की जरूरत पड़ी नहीं थी। तो शुरुआती स्टेज में क्या था, जैसे हम जब बात करते हैं मीटर स्केल, तो हम लोग फिक्स कर लिए कि मीटर इतनी होनी चाहिए। तो शुरुआत में जब क्या था, जब लेंथ की बात होती थी, लेंथ की मेजरमेंट की, तो लोग क्या करते थे, अपने हाथ या पैर के साइज़ को बोल देते कि मेरा साइज़ ये रेफरेंस है हमारा, ये हमारा एक, जैसे भी आपको कुछ लाना है तो हमारे हाथ, अपने हाथ के साइज़ का लेके आ जाना। क्योंकि अब शुरुआत में इतनी हमको एक्यूरेसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमें चीज़ों को बहुत एक्यूरेट जानना, बहुत प्रिसाइजली समझना बहुत ज़रूरत पड़ चुका एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो हमको धीरे धीरे अच्छे अच्छे यूनिट्स को, अच्छे रेफरेंस की ज़रूरत पड़ गई। तो शुरुआत में जब हम लेंथ की बात करते हैं, जब हाथ पैर का मेजरमेंट लिया गया, देखिए आप हाथ पैर सब अपने हाथ पैर का मेजरमेंट लेते थे, तो सबका हाथ और पैर की साइज़ अलग होती थी। तो शुरुआत में क्या होता है, कन्फ्यूजन होती थी, पर वो कन्फ्यूजन उतनी नहीं थी कि उसको हम डेवलप करें। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर कन्फ्यूजन तो आवश्यकता पड़ती गई, तो अच्छा अच्छा रेफरेंस लेते गया, अच्छा अच्छा रेफरेंस लेके हम लोग डेवलप किए हैं आज, जो हम लोग डिसाइड किए हैं। तो हम जब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मीटर से। मीटर, तो जो हम लोग 1 मीटर डिसाइड किए हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो फ्रेंच में न्यू बॉर्न फ्रेंच 1792 में उन्होंने क्या किया था कि जो 1 मीटर डिसाइड किया था, उन्होंने 1 मीटर कैसे पहला डिसाइड किया था। उन्होंने बोला क्या था, हमारा जो अर्थ है, उन्होंने अर्थ को क्या किया था, रेफरेंस लिया था। अर्थ में एक इक्वेटर कहते हैं, लाइन जो मिडल पास होती है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। और ये होता है, पोल्स होते हैं, ये नीचे साउथ पोल, ऊपर ये नॉर्थ पोल। तो उन्होंने क्या कहा था, नॉर्थ पोल से इक्वेटर के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको 10th मिलियन पार्ट कर ले उसका, तो जो 1 पार्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। तो आप इसको अगर सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको मिलेगा जो ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है किलोमीटर में, ये होती है 10,000 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 10,000 गुणे 1000 मीटर। अब इन्होंने क्या बोला था, 10th मिलियन, और 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 6 जीरो, 2 2 4 2 6, तो 10 मिलियन क्या हो जाएंगे,
7 जीरो मतलब 1 करोड़। तो जब हम इसकी बात करते कैसे क्या थे उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन का साइन है, नॉर्थ पोल से टू इक्वेटर डिवाइड बाई 10th मिलियन। तो जब करेंगे देखो हम निकालें वैल्यू कितना आएगा, उधर भी 7 जीरो, पॉन तो देखो ये क्या मीटर कर दो, काटेंगे तो आएगा कितना 1 मीटर। तो जो पहला डिसीजन हुआ अर्थ को रेफरेंस लेते हुए हुआ, बट जो ये रेफरेंस है ये सही नहीं था, क्योंकि रेफरेंस जो अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये क्या है जियोइड से बोला जाता है, ओवलेट स्फीरॉइड जियोग्राफी की भाषा में बोला जाता है। ये कुछ अंडे की आकार की तरह है, ऊपर से चपटा है, तो इसकी रेफरेंस हर जगह फिक्स नहीं है, तो ये रेफरेंस लेना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर मीटर के लिए हम लोग दूसरा रेफरेंस लेना स्टार्ट किए। अभी जो दूसरा रेफरेंस लिया गया था ये लिया गया था क्रिप्टॉन। केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ये सब इनर्ट गैसेज हैं। ये क्रिप्टॉन 86 इसका एटम, क्रिप्टॉन 86 की बात किए गए। तो क्रिप्टॉन 86 जो गैस है इसको हमने क्या किया, इसका गैस डिस्चार्ज ट्यूब में रखा, मतलब कि किसमें, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे आप जो अपने ट्यूबलाइट देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, ट्यूबलाइट जो ग्लो करता है उसके बीच में गैस होती है, वो गैस से क्या होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो लाइट एमिट होता है जब ट्रांजिशन करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही क्या है क्रिप्टॉन 86 में जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब से जो ऑरेंज रेड लाइट एमिट होती है, अगर हम उसका जो वेवलेंथ लें, कितना है वेवलेंथ 1650763.73 वेवलेंथ लें, तो ये जो वेवलेंथ होगा ये होगा 1 मीटर कहलाएगा। ये हमारा रेफरेंस था किसको लेके, क्रिप्टॉन 86 को लेके। अब वेवलेंथ क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे नदी, मतलब सबसे आसान तरीका होता है लोगों को समझने के लिए, जो नदी की लहरें मतलब होती हैं, समुद्र की लहरें या नदी के देखें आप लहरें, तो क्या होते हैं कुछ ऐसे ऐसे चलती हैं। तो हम अगर इसको अपना पॉइंट माने तो यहाँ से वापस उसी जगह पे जहाँ से चीज़ ऊपर से उठेगी, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 वेवलेंथ बोलते हैं। अब ये जो बात की गई है लाइट की बात की गई, लाइट का वेवलेंथ बहुत 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 कम होता है, तो इतना जब हम वेवलेंथ लेंगे मतलब इतना टाइम लेंगे तो 1 मीटर कहलाएगा। ये हमारा सेकेंड रेफरेंस था क्रिप्टॉन 86। अब उसके बाद क्या हुआ, इसमें भी थोड़ी सी मतलब डिस्क्रेपेंसी आने लगी, तो फिर क्या किया गया, अब फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि माइकलसन मोल्डर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है कि जो लाइट है, लाइट अगर वैक्यूम में जो लाइट वैक्यूम में चल रही है तो वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब कि लाइट का स्पीड कांस्टेंट है। चीज़ें बदल जाए लेकिन लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा सेम रहेंगी, आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, ठीक है। ये चीज़ें बाद में आपको मालूम पड़ेंगी, बट आप समझिए जो लाइट है क्या है, ये लाइट की स्पीड हमेशा फिक्स होती है। दुनिया में कोई भी चीज़ कितना चेंज हो जाए बट उसकी लाइट की स्पीड फिक्स होगी। तो अभी हमारे लिए लिया गया क्या, रेफरेंस कैसे लिया गया, अब रेफरेंस लिया गया है इसके मेरे मिटाने का पीछे एक रीज़न है। तो लिया गया किसका भी, लाइट का, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये चीज़ें ये चेंज नहीं होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब जो चीज़ चेंज नहीं होती है तो उसमें हमको क्या फंसता है, रेफरेंस बहुत अच्छा लिया जा सकता है कि चीज़ें जब फिक्स है तो हम बार बार कुछ मान लो कुछ गड़बड़ी हो रही तो वापस रेफरेंस लेंगे कि वो चेंज होती नहीं है। तो क्या क्या कहा गया कि जब लाइट ट्रेवल करे कितने सेकेंड के लिए, टाइम कितना हो 1/29979248 सेकेंड के लिए ट्रेवल करें, तो जितना ट्रेवल करेगी वो क्या कहलाएगा, 1 मीटर कहलाएगा। देखिए आपको सुनने में लग रहा होगा कि 1 मतलब 1 सेकेंड का कितना पार्ट करने के बाद, तो कितना मतलब बहुत कम लग रहा होगा, बट देखिए जो लाइट की स्पीड है नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब आपने 1 सेकेंड किया नहीं 3 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो अगर हम देखें
मीटर, थोड़ा सा फॉर्मूला फिजिक्स के लगाएं। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअल स्पीड है, हम तो उसको नियरली ले लेते हैं 3 × 10⁸, ताकि चीज़ें क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कैलकुलेशन आसान पड़े। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है V = S/T। S क्या होता है, डिस्टेंस, तो S = हो जाएगा V × T। तो हम जब V के यहाँ C रख लेंगे और टाइम क्या, ये जो टाइम की बात कर रहे हैं, तो कितना है, इधर भी 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 1 सेम यही चीज़ 299,792,458 काट देंगे, सेकेंड है, सेकेंड कट गया, बचा मीटर, तो आएगा आंसर 1। तो ये रेफरेंस ऐसे लिया गया। अब चीज़ें सोचेंगे कि अरे तो पहले से सब डिसाइड है फिर भी ले लिए, तो रेफरेंस कुछ टाइप इसी टाइप के लिए जाते हैं। तो ये हमारा फिक्स हो गया कि चीज़ क्या कहेगा, 1 मीटर कहलाएगा। और ये फिक्स हुआ था 1983 में 17th कॉन्फ्रेंस में CGPM के। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब तो आपने समझ लिया कि लेंथ मीटर कैसे डिसाइड हुआ है। और एक और बात बताना भूल गया था मैं, जब हम बात किए थे नॉर्थ पोल, इसके बाद एक और चीज़ ली गई थी, एक और रेफरेंस लिया गया था। क्या रेफरेंस लिया गया था, प्लेटिनम इरिडियम। ये एलॉय था, एक मेटल का एलॉय बनाए थे उन्होंने। क्या किया था, उस पर इसे मान लीजिए हम आप मेटल लिए, इस पर 2 लाइन खींच दिए। हाँ, अब इस 2 लाइन में बोल दी किसके बीच जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, मीटर कहलाएगा। तो ये कोई चीज़ें क्या है, बहुत परफेक्ट नहीं है। तो सबसे परफेक्ट क्या थी हमारी, स्पीड ऑफ लाइट। तो एक बार देख लेते हैं चीज़ें कैसे चली हैं। ये चीज़ थोड़ा पहले आनी चाहिए थी, तो देखिए इसको। तो मीटर इस डिसाइड कैसे किया गया, पहले अर्थ लिया गया रेफरेंस में, फिर उसके बाद ये प्लेटिनम इरिडियम लिया गया था। अब प्लेटिनम इरिडियम की लिए थे, इसका भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ये चीज़ में जल्दी जंग नहीं लगता है, कोलिजन बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए इसको लिया गया था ताकि मतलब लंबे समय तक हम रेफरेंस ले सके। अर्थ के बाद प्लेटिनम, फिर क्रिप्टॉन 18.6, फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट लिया गया। तो वो रेफरेंस लिए पता है ना, फिजिक्स किसी चीज़ से रिलेट करके बात करता है, तो रेफरेंस लेना जरूरी है। तो पहले अर्थ की बात किए, प्लेटिनम, क्रिप्टॉन, फिर लाइट। तो जब चीज़ें और एक्यूरेट चाहिए रहेंगी, हमको एक्सपेरिमेंट करने में प्रिसीजन चाहिए, तो हम धीरे धीरे क्या किए, उसको और अच्छे एडवांस फॉर्म में बनाते गए। तो लाइट पे आके हम रुक गए, क्यों, लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट माना गया है, तो हम उसको रेफरेंस ले सकते हैं कभी भी अपने चीज़ को डिफाइन करने के लिए। तो हम लोग समझ लें मीटर कैसे आया। तो ऐसे हुआ डिसाइड मीटर का। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं किलोग्राम, जब हम मास की बात करते हैं तो हम मास को नापते हैं किसको, किलोग्राम में। तो किलोग्राम के लिए क्या किया गया, किलोग्राम को डिसाइड करने के लिए क्या किया गया है कि सेम वही प्लेटिनम इरिडियम, एलॉय लिया गया था, मेटल एलॉय। क्यों लिया गया था, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव नहीं है, मतलब ये बहुत हाईली स्टेबल है, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करेगा चीज़ों से, हाईली स्टेबल, और इस पर कोरिजन बहुत मतलब जंग बहुत कम लगता है, इसलिए इसको लिया गया। अब कितना कैसे डिसाइड किया गया, इन्होंने क्या किया, एक सिलेंडर लिया था। इसका सिलेंडर मतलब सिलेंडर कैसा, इस सिर को सिलेंडर बोलते हैं, सॉलिड सिलेंडर। उन्होंने क्या किया था, इसका जो डायमीटर है ये लिए थे 3.9 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी क्या किए थे, 3.9 सेंटीमीटर लिए थे। इस चीज़ को डिसाइड कर दिया कि अब जो इसका वज़न होगा हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 1 किलोग्राम। अब इसी का ही
प्रोटोटाइप बनाया गया, मतलब इसी चीज़ को कॉपी करके बनाकर सभी देशों में भेजा गया कि इसी चीज़ को हम 1 किलोग्राम बोलेंगे। अगर चीज़ का वजन इतना है बैलेंस करके तो उसको हम 1 किलोग्राम बोलेंगे। ऐसे ही यूनिवर्सली सब इसको एक्सेप्ट किए हैं। ये फ्रांस के CGP मतलब वहाँ पे रखा गया है ब्यूरो में रेफरेंस रखने के लिए, कहीं भी और रेफरेंस रखने की जरूरत पड़ी तब। और एक और जो एटॉमिक लेवल पे डिसाइड किया गया है, एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, वो लिया गया है कार्बन को। कार्बन कितना 0.012 किलोग्राम कार्बन। इसको रेफरेंस लिया गया है। तो जो इसके एटम का वज़न होता है क्या होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको हम बोलते हैं 1 एटॉमिक यूनिट। एटॉमिक लेवल पे बातें करने के लिए हम इसका रेफरेंस लिए हैं। तो किलोग्राम का यूनिट का प्लेटिनम इरिडियम मेटल वाला है, और एटॉमिक मास यूनिट पे कार्बन को हम लोग रेफरेंस लिए हैं। देखिए सब जगह रेफरेंस लिया जा रहा है किसी ना किसी फिजिकल चीज़ को। अब इसके बाद हम समझ गए किलोग्राम कैसे डिसाइड हुआ। अब किलोग्राम के बाद आता है टाइम, मतलब सेकेंड। अब सेकेंड का डिसीजन कैसे हुआ? सेकेंड हम किस चीज़ को बोलेंगे कि 1 सेकेंड हुआ। देखो टाइम की हमको जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी जरूरत टाइम? जैसे हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम कब कर रहे हैं, व्हेन वी डू इट, तो उसको बताने के लिए हमको समय की जरूरत पड़ती है। और किसी चीज़ में कितना समय लगा, ड्यूरेशन को बताने के लिए हमको समय की ज़रूरत पड़ती है। तब ड्यूरेशन बताना है, कब कर रहे हैं बताने के लिए हमको समय की जरूरत पड़ रही है, तो हमको उसको नापने भी तो आना चाहिए कि हाँ इतने ड्यूरेशन में चीज़ें हुई हैं, इतना टाइम लगता है। तो सेकेंड को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, ऐसा रेफरेंस लिया गया कि जो चीज़ अपने आप को रिपीट करती है, तभी हम उसको अपना रेफरेंस ले सकते हैं टाइम। जैसे हमारा जो अर्थ सुबह शाम जो होता है, सुबह और रात, दिन और रात जो होता है, तो दिन रात हमेशा होता है। तो ये क्या चीज़ बार बार हमेशा होती हैं, तो हम इसको अपना एक रेफरेंस ले सकते हैं और बाकी चीज़ को रेफरेंस नहीं ले सकते हैं। जैसे कोई चीज़ चल रही है, चले जाएगी, तो उसको हम रेफरेंस नहीं ले सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो हर 1 घंटे बाद वापस चल के वहीं आ रही है, मतलब हर 1 घंटे बाद आ जा रही है वापस, तो आपको लगेगा इसको हम रेफरेंस ले सकते हैं। अगर हम बोल दें कि इसको आने में 1 घंटा लग रहा है, तो अगर 2 बार ये आएगा तो 2 घंटे लगेंगे, सीधी सी बात है। तो कोई भी चीज़ जो रिपीट कर रही है, तो रेफरेंस किसको ले सकते हैं, जो चीज़ रिपीट कर रही है। तो जो शुरुआती स्टेज में था, तो जब हम बात करते बहुत पहले की, तो जो अर्थ दिन और रात होता है, तो दिन और रात को ही हम क्या कर देते हैं, अर्थ को अपना रेफरेंस ले लिए थे। अर्थ का जो डे और नाइट, मतलब जैसे सुबह जो हो रही है, अगर मान लेते हैं अभी जो सुबह हुई है और शाम को मतलब रात होने तक के जो समय है, अगर हम उसको बोलते हो 12 घंटा है, और हमको मालूम नहीं टाइम क्या होता है, टाइम हम अगर मान लेते हैं 12 घंटा है, तो हमेशा 12 घंटा होना चाहिए, क्योंकि हम जब फिक्स कर लिया ना भाई, तो होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? आप देखे ही होंगे दिन में मतलब ठंडी में क्या होती है, दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मी में बड़े हो जाते हैं। और बस इंडिया में ऐसा होता है, बाकी सब जगह अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हमको उसको देखना पड़ेगा कि अर्थ का जो शेप है कैसा घूमता है, सब डिसाइड करते हैं कि दिन रात कैसे होंगे, कितने टाइम होंगे। तो सब जगह की चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसको हम रेफरेंस ले ही नहीं सकते। जो चीज़ें सब जगह अलग अलग हैं तो हम उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो रेफरेंस नहीं ले सकते। तो पहले अर्थ को लिया गया था, डे और नाइट। उसके बाद लिया गया किसको, क्लॉक, सीजियम क्लॉक है 133, सीजियम 133, इसको हम लोग लिए रेफरेंस। अब कैसे रेफरेंस लिए, जो सीजियम है इसके अंदर क्या होता है कि लाइट एमिट होती है, और लाइट एमिट होती है, जो लाइट है लाइट एमिट होती है, तो जो लाइट एमिट होती है तो क्या होती है, जैसे हम बात करते हैं कोई चीज़ काम रिपीट कर रहा है, तो जैसे मैं अभी हाथ ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो जो रिपीट कर रहा हूँ वो स्लो कर रहा हूँ। बट ये जब लाइट की बात करते हैं, तो लाइट जो बात करता है रिपीटेशन की, वो 10⁻12 के हर्ट्ज के आसपास, मतलब 1 सेकेंड में इतना ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम कैसे डिसाइड किए, अगर कोई सीजियम का लाइट है, तो इसमें अगर 91, 92, 63, 17, 70, अगर इतना ऑक्सीलेशन हुआ, ऑक्सीलेशन मतलब रिपीटेशन, इसको हम बोलेंगे क्या, इतने रिपीटेशन होने को जो समय लगा उसको हम 1 सेकेंड डिसाइड करेंगे। सोचिए सीजियम के जो लाइट है उसके जो वे उसका ऑक्सीलेट करता है, वो 1 सेकेंड में इतनी बार, आपके मोबाइल के नंबर के हिसाब से नंबर इतना
ऑक्सीलेट करता है, उसको हम लोग डिसाइड किया क्या 1 सेकेंड। अब देखिए इसमें प्रिसीजन कितना है कि अगर हम 2 सीजियम क्लॉक को साथ में रख दें और देखिए कि इसमें मतलब सेम चीज़ें स्टार्ट किए, मतलब एक ही टाइम से स्टार्ट करें, तो क्या होगा। ये एटॉमिक क्लॉक होते हैं, एटॉमिक क्लॉक। क्या होगा जब हम 2 सीजियम को रख दिए, मान लो एक सीजियम क्लॉक ये, एक सीजियम क्लॉक 1, सीजियम क्लॉक 2, तो अगर ये हम 6000 साल के लिए साथ में रख दें तो उसमें 1 सेकेंड का डिफरेंस आ सकता है। 1 सेकेंड सोचिए, 6000 साल में बस 1 सेकेंड का ही डिफरेंस आएगा, तो कितनी अच्छी बात है। हम उसको अपना क्या कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। अभी इससे जो और भी अच्छे मतलब रेफरेंस लिए गए हैं, जिसमें क्या होता है कि 1 सेकेंड का डिफरेंस हुआ कब, 10⁻18 सेकेंड चलने के बाद, मतलब 3 × 10⁻10 ईयर अगर 2 क्लॉक रखे गए हैं तो उसमें बस 1 सेकेंड का डिफरेंस आएगा, जो अभी के रेफरेंस लिए गए हैं मॉडर्न। तो अभी तक हम इसको ही पढ़ते आए हैं बुक में, तो यही लेके चलते हैं, वो बात की बात है। अभी हम समझ गए सेकेंड कैसे डिसाइड किया गया। अब उसके बाद डिसाइड हुआ है हम जब बात करते हैं टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं, तो केल्विन डिसाइड किया गया है। आप पढ़ते होंगे कि वाटर के जो वाटर है, वाटर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग क्या के लिए रेफरेंस लिए हैं और उसको 1 किसे डिवाइड कर दिए हैं, 1/273.16 से अगर हम उसको डिवाइड कर दें, किसका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो जो चीज़ आएगा उसको हम 1 केल्विन बोलेंगे। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रिपल मीन्स 3 स्टेट ऑफ वाटर, मतलब ऐसा टेम्परेचर हो जिस टेम्परेचर पे वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, जैसे वो आइस के फॉर्म में भी हो, लिक्विड फॉर्म मतलब वाटर के फॉर्म में हो, प्लस गैसियस फॉर्म में हो, प्लस सॉलिड गैस लिक्विड सब में। आप जब देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, यही होता है 273.16 लिया गया है हमारा क्या, केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या होता है, आइस फ्रीज़ होना, अगर उसके नीचे जाएंगे तो फ्रीज़ होगा, अगर उसके ऊपर गया तो क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट बनना स्टार्ट करता है। तो उस स्टेट में क्या होता है कि चीज़ें आइस में भी रहती हैं, वाटर में भी रहती हैं, वो गैस वेपर बनते भी रहता है। ऐसे पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो पहले हम बात करते थे केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सभी चीज़ें यूज़ कर देते हैं। अब जब देश में जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब एक व्यापार बढ़ा, तो व्यापार जब बढ़ा तो मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, सीरीज से व्यापार मेजरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब मेजरमेंट की जब जरूरत पड़ रही है, तो जब व्यापार नहीं था देशों में, जब देश सब अलग अलग थे, तो सबका अलग अलग एक यूनिट था, सिस्टम ऑफ यूनिट था। इसलिए आप जब पढ़ते हैं FPS कहाँ का है, FPS क्या है, ब्रिटेन का है, फिर CGS फ्रेंच का है, फ्रांस का है, MKS, ये सब अलग अलग यूनिट थे। क्यों, पहले सब एक ही अलग अलग तो अपने ही देश में सीमित थे, बट जैसे व्यापार बढ़ा तो हमको क्या करना पड़ा, एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट की जरूरत पड़ी, जिसको हम लोग SI बोलते हैं, SI यूनिट ऑफ। तो 0 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इतना हो गया। इसको हम जब डिवाइड करेंगे, ट्रिपल पॉइंट कितना है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इतना है, तो 273.16 केल्विन कट के 1 केल्विन हो जाएगा। तो देखो वही हुआ, ऐसे केल्विन डिसाइड किया गया कि 1 केल्विन किसको बोलेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, और भी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट को जब नापते किस में, एम्पियर में। एम्पियर, इसको हम लोग कैपिटल A से दिखाते हैं। तो हम 1 एम्पियर कब बोलेंगे, आप सब देखते होंगे कि मतलब लिखा है कि 2 वायर को हम अगर उसके नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत पतला हो और उसके बीच में डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर हो, साथ में रखें, और इसमें हम लोग करंट फ्लो करें, तब करंट फ्लो करो, I1 मान लीजिए कर रहा है, इधर I2 कर रहा है, और दोनों करंट क्या हो, इक्वल होने चाहिए, 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ऐसा हम कर रहे हैं, अगर इसके पीछे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे कितना हो, 2 पाई × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे
1 एम्पियर। ये कब होगा? जब दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट भेजा जाएगा। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये चीज़ें बाद में आएंगी, बट हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं चीज़ें होती कैसी हैं। देखिए, जब हम करंट बात करते हैं, इसमें वायर में पास कर रहा है, जब करंट पास करता है ना, तो इसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इस पर भी इफेक्ट डालेगा, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये दोनों इस पर इफेक्ट डालते हैं। आप फ्लैपिंग के जब रूल्स पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये चीज़ें दोनों अट्रैक्ट करेंगी, फोर्स दोनों को टूवर्ड्स साइड लगेगा। तो जो फोर्स लगता है, ये फोर्स, जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मान लेते हैं हम B2 की बात करते हैं, ये मैग्नेटिक क्या बनाएगा? μ0I2/2πr। आप इसको आगे पढ़ेंगे। अब यही आप पढ़ेंगे क्या? फोर्स ऑफ डेफिनेशन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में? B/QV। नहीं, जो फोर्स का डेफिनेशन होता है इसमें, जो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन होता है F/QV होता है। QV इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, F/I/L, क्योंकि Q क्या होता है, V क्या होता है? V होता है SL/T, और Q है, हम T को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो QT क्या हो जाएगा? I। तो ऐसा लिख सकते हैं हम। थोड़ा और देखते हैं, फिर I जो है, I किसका हुआ? हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इस वायर की, तो I1 हो जाएगा। अब I1 हो गया, अब B कौन सा? B2 ये होगा। तो हम इसका फॉर्मूला जब लिखेंगे, ये हो जाएगा F=μ0I1I2L/2πr। हम बात किसे कर रहे हैं? F/L की। μ0I2/2πr। सॉरी, यहाँ पाई नहीं रहेगा। अब ये जो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है 4π×10⁻⁷। जब हम इसको पुट करेंगे तो 4π×10⁻⁷ आएगा, इंटू I1×I2/2πr कितना है? 1 मीटर। तो एक कट जाएगा तो बचेगा 2 × 10⁻⁷, I1×I2। अब ये चीज़ F/L इसके बराबर कब होगी? जब ये चीज़ की वैल्यू 1 हो। अब 1 कब होगा? जब इसका भी 1 एम्पियर, इसका भी 1 एम्पियर, तो हो जाएगा क्या? ये 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो ऐसे डिसाइड किया गया। मतलब अगर I1I2 इक्वल हो और 1 एम्पियर हो, तभी ये चीज़ ऐसे बराबर हो पाएगी। तो ऐसे डिसाइड किया गया कि 1 एम्पियर क्या होगा। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे होता है। धीरे धीरे आप आगे कक्षाएं पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिज्म में सब लेसन पढ़ेंगे तो आपको आएगा समझ में। अब इसके बाद आता है कैंडेला। कैंडेला ये किसका यूनिट है? इसको CD में लिखते हैं, ये होता है इल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट। 1 कैंडेला किसको बोलेंगे? जैसे हमारे पास एक कोई बॉडी हो जो क्या करती हो, 540 × 10⁻²² हर्ट्ज़। मतलब ये बात करते ये है ग्रीन लाइट, ग्रीन मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये एमिट करती हो। हाँ, और कितनी एमिट करती हो? 1/683 वाट स्टेरेडियन। तो जो ये लाइट एमिट करेगी, जो इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, वो हम कहेंगे 1 कैंडेला। अब इसको ध्यान समझिए। अब जैसे हम बात करते हैं लाइट हमारा एक सोर्स है, तो क्या करे, ये जो लाइट एमिट करेगा एक डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इस एंगल में जितना भी वो लाइट एमिट करेगा यहाँ पे, उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी वो सब सेम होगी पूरे इस सॉलिड एंगल के लिए। तो आप जब बात करते हैं, आप लाइट देखिए, ट्यूबलाइट और जो लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो उनकी क्या होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होती है। जैसे आप जो ब्राइट लाइट देखते हैं उसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हाई होती है, जो डिम लाइट होती है उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम होती है।
तो ये जो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितनी इंटेंसिटी जा रही है कुछ सॉलिड एंगल में, एक फिक्स सॉलिड एंगल में। अब इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब मोल की बात करते हैं। मोल, अब 1 मोल क्या होगा? तो हम इसके लिए जो रेफरेंस लेंगे, इसके लिए जो रेफरेंस लेंगे वो क्या है? कार्बन। 0.012 किलोग्राम कार्बन, 6612 में जितने भी इंडिविजुअल कार्बन के एटम होंगे उसी को हम 1 मोल कहेंगे। हमने रेफरेंस इसको लिया है। तो कितने होते हैं इसके अंदर? होते हैं 06.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो रेफरेंस इसका लिया गया है कार्बन का। तो ये होते हैं मॉल, मतलब अब आप कार्बन के इतने 0.12 ग्राम अगर कार्बन उठा लिए हैं प्योर कार्बन, तो उसके अंदर जितने एटम कंटेन होंगे, कुछ इतने एटम कंटेन होंगे, इसी को हम लोग क्या बोल दिए? एवोगाड्रो नंबर। तो हमारा रेफरेंस ये हो गया है। कभी भी हमको मोल की जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे ऐसे, ठीक। अब इतने चीज़ होने के बाद हमने सब यूनिट को समझ लिया कैसे क्या होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अब कन्वेक्शन ऑफ यूनिट। तो हम जब यूनिट लिखते हैं तो किस तरीके से लिखा जाए? अब जैसे हम समझ गए चीज़ें काम कैसे करती हैं, अब किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, वो हमको बताना पड़ेगा। तो कुछ होते हैं कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। सब लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी जब हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट को जब हम लिखेंगे, जैसे कोई यूनिट का अगर प्यूलर फॉर्म, मतलब उसका पूरा फुल फॉर्म लिख रहे हैं पूरे फॉर्म में, तो कभी भी जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। जैसे हम कभी बात करते हैं मीटर, जब लेंथ का हम लोग लिखेंगे तो हमेशा लिखेंगे मीटर, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम हो, चाहे वो कुछ कैसा भी हो, वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। केल्विन, न्यूटन, ये सब चीज़ें सही होंगी। हम ऐसा नहीं लिख सकते न्यूटन, ये चीज़ गलत है, ये कन्वेक्शन के खिलाफ है। अब ये चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन अब कन्वेक्शन के साथ चलेंगे तो ये गलत है। कुछ चीज़ डिसाइड की जाती है कैसी चीज़ रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप कुछ चीज़ सीखते हैं, लैंग्वेज या सब्जेक्ट, तो उसके कुछ एक तरीके होते हैं, तौर तरीके, तो वो सीखने की ज़रूरत पड़ती है हमको। अब जैसे सेकेंड लिखेंगे तो सेकेंड को भी ऐसे लिखेंगे, तो हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 न्यूटन। ये सही लिखने का तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? 5 न्यूटन। अगर हम क्या कर रहे हैं, पूरे फुल फॉर्म में लिख रहे हैं तब। अब इसके बाद ये सही तरीका है। अब इसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम बस सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर यूज़ कर रहे हैं, तो जो साइंटिस्ट हैं, जो मतलब बहुत सारे यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होते हैं, वो क्या होंगे? कैपिटल्स लेटर में होंगे। तो इनिशियल कैपिटल लेटर फॉर यूनिट, नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब हम जब बात करेंगे, अगर लिखेंगे 5 न्यूटन, तो हमको 5 न्यूटन ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे, ये गलत है। तो यही चीज़ है, जब हम पूरे फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें हमको देखना नहीं है, सबको स्मॉल फॉर्म में लिखना है। जब हम बस एक लेटर का यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट, तो हम जो साइंटिस्ट का नाम है उसको पूरे फुल फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके बाद कि 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम को हम लोग स्मॉल में लिखेंगे ना, ये सही है हमारा। हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे kg, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। अब 5 मीटर, मीटर ऐसा नहीं लिखा जाता है, 5 मीटर ये सही है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इतना हो गया। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं मीटर, जब हम कोई भी यूनिट लिखते हैं तो यूनिट के बाद हमको कोई स्टॉप नहीं लगाना है, फुल स्टॉप।
जिससे आप समझें। से कोई हम एग्जांपल ले सकते हैं, द लेंथ ऑफ वायर 5 मीटर। अब यहाँ हमको ये मीटर एंड मास 2 kg। तो यहाँ आपको ये डॉट नहीं लगाना है, ये हमारे कन्वेक्शन के खिलाफ है। यहाँ क्या करना है, आपको कुछ डॉट की यूज़ करना नहीं है, कोई फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और यहाँ भी नहीं लगाना है, ठीक। लेकिन अगर ये सेंटेंस का एंड यहाँ हो रहा है तो आप यहाँ सेंटेंस के एंड होने के लिए लगा सकते हैं, ना कि यूनिट को यूनिट के आगे। सेंटेंस एंड हो रहा है तो आप उधर एंडिंग के लिए जो फुल स्टॉप लगता लगा सकते हैं, लेकिन बीच में कहीं लगाना वहाँ नहीं है। इसके लिए नहीं है, ये सेंटेंस एंड हो रहा है इसके लिए है। ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। और कुछ और, जैसे हम बात करते हैं, बहुत लोग फ्लो में बोल देते हैं 10 मीटर्स, तो 10 मीटर्स नहीं होता है। कभी हम जब बात करते हैं पिलर फॉर्म, हमको किसी भी यूनिट को पिलर फॉर्म में नहीं लिखना है। अगर यूनिट प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको लिखना है किसी 5 मीटर, ना कि 5 मीटर्स। ये सही है। पिलर फॉर्म में कभी नहीं लिखना है 2 न्यूटन, ना कि 2 न्यूटन्स, या 22 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। ये क्या है, हमारा कन्वेक्शन, किसी भी यूनिट को लिखने का तरीका। ये बहुत अच्छे तरीके से हमको पता होना चाहिए। अब इसके बाद इससे क्या होगा कि आपको पता चल गया आप कितने फाइन उस चीज़ सब्जेक्ट में है। आपको ये सब चीज़ें सब जगह नहीं मालूम होंगी, क्योंकि ये सब जो फाइन मतलब फिजिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं उसको सबको मालूम होता है सब। अब इतना हम समझ गए। अब इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा और नया टॉपिक, हमारा डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके जो फंडामेंटल यूनिट, उसके मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करें। फंडामेंटल यूनिट, जैसे हम बात करते हैं लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी के जिसे उसके पावर में रेस करें, जिससे हम बात करते हैं लेंथ। लेंथ को हम किसी डिफाइन करेंगे जिससे हमको डायमेंशन लिखना है। तो कभी किसी चीज़ का डायमेंशन लिखने से पहले, जैसे हमको लेंथ का डायमेंशन लिखना है तो उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट बना दो। इसका मतलब कि हम इसका डायमेंशन लिखने जा रहे हैं तरीके। तो क्या होगा, ये इसका हो जाएगा लेंथ का डायमेंशन 1। अब लेंथ एक ही मतलब पावर एक ही, मतलब लेंथ एक ही, मतलब लेंथ में ही नापा जाता है, ना कि L/L है। तो क्या होता है, किसी भी चीज़ का डायमेंशन क्या होता है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल यूनिट के पावर के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। अब इसके बाद आता है क्या, मास। मास की बात करते हैं, कोई भी अगर चीज़ का मास नाप रहे हैं तो जो इसका डायमेंशन होगा क्या होगा, m1। m1 लिखो या लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 नहीं है तो मतलब 1 है। टाइम, टाइम का डायमेंशन, टाइम को हम लोग t से दिखाएंगे, टाइम। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम उसके सिंबल k से, केल्विन, सब कैपिटल है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके रिप्रेजेंट 2 टाइप के होते हैं। आप इसको आई से भी दिखा सकते हैं, या उसके इसको और लिखते हैं, या उसके यूनिट ए से दिखा सकते हैं, आप एम्पियर इसको बोलते हैं। अब इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसको हम दिखाते हैं सी से, कैपिटल। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको दिखाया जाता है किससे, मोल। और आपको बता दो, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमारे जो एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसको बोलते हैं क्या, प्लेन एंगल,
और सॉलिड एंगल। ये सब क्या है, इनके पास यूनिट है बट इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। क्या ये सब डायमेंशन लेस। सोचिए इसके यूनिट है वो डायमेंशन लेस है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वांटिटी बताइए जिसके जो क्या है डायमेंशन लेस हो बट उसका यूनिट हो, तो इसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये सब क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं बट इनके यूनिट है। इसको हम नापते हैं रेडियन में, इसको नापते हैं स्टेरेडियन में। समझ गए, ये हमारे क्या है कुछ फंडामेंटल। अब अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन समझ गए तो आप डिराइव क्वांटिटी को लिख सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि डिराइव क्वांटिटी जो बनी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं वेलोसिटी ले लेते हैं। अरे कहाँ चलेगा, वेलोसिटी। अगर मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन लिखना है तो क्या करो, पहले इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब हम इस वेलोसिटी का लिखने जा रहे हैं क्या डायमेंशन। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में करना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ क्या आएगा इस पे आएगा L1 या L लिखो बस। और टाइम क्या है, टाइम को T से नापते हैं, T L T हो जाएगा, या L1 T1 बोल दो। कहीं कहीं क्या होता है, जैसे हम L लिखे हैं, कहीं कहीं क्या होता है इसको ऐसे दिखा देते हैं, तीन चीज़ एक साथ, L1 M0 T0। T0 मतलब कुछ है नहीं तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप L0 M1 T0, इसको ऐसे दिखा सकते हैं L0 M0 T1। इसको अभी L0 M0 क्यों लिखा क्योंकि मतलब मैकेनिक्स जो हमारा लेसन है, मतलब फिजिक्स में मैक्सिमम ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसका क्या होगा L0 M0 T0 के, ऐसे सब भी ऐसे ही है। तो जैसे हम लोग वेलोसिटी का भी डायमेंशन लिख लिए, अगर हमको किसी चीज़ का डायमेंशन लिखना है, उसके फॉर्मूले मालूम है, तो हम उसको रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक दो और डायमेंशन लिख लेते हैं डिराइव क्वांटिटी के। जैसे हम बात करते हैं एरिया का, बात करते हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, मतलब L टू बी। अब देखो लेंथ को भी किस में नापते हैं, लंबाई को भी हम किसी मीटर में नापते हैं और बी को भी मीटर में नापते हैं, दोनों का लेंथ होता है। तो इसका जो यूनिट होगा L1, इसका भी L1, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा L2। बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तुमको अगर फोर्स का डायमेंशन लिखना है तो इसको भी डायमेंशन लिखना पड़ेगा, ऐसा कर दो। फिर m का अलग से डायमेंशन, a का डायमेंशन, ये क्या होता है एक्सेलरेशन। तो m को किस में नापते हैं हम लोग, m में नापते हैं मास को। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या होगा ये m डेल्टा v अपॉन t, तो ये m हो जाएगा और डेल्टा v। अब v का तो सबको मालूम क्या होता है, v निकाले हम L1, ये t-1 आएगा, t-1 और इधर t। तो इसको जब ये क्या डिवाइड है, जब वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो M1 L1 t-2 लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा फोर्स का डायमेंशन। अब इतना डायमेंशन हम समझ चुके हैं थोड़ा सा। अब ये डायमेंशन हम सीख क्यों रहे हैं, इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं समझने के लिए। तो जो डायमेंशन है इसका बहुत ही बेहतरीन यूज़ है। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर हम ध्यान से उसके यूनिट्स को देखें, सम्स के ऑप्शंस के यूनिट्स के देखें, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन के बहुत सारे ऑप्शंस हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोला जाए, आप समझिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 kg का है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बोलते कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला बोल दे कि ये है 50 मीटर पर सेकेंड, बोल दे दूसरा 20 न्यूटन, तीसरा 50 किलोग्राम, थर्ड नॉन। तो बताइए कौन सा आएगा। तो आप पहले देखिए पूछा क्या है, एक्शन इधर लिख देते हैं व्हाट। तो कितना फोर्स पे अप्लाई किया गया कि वो इतने एक्सेलेरेशन से चल रहा है, करीब 5 kg का है। तो आप देखिए आपसे पूछा गया फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो देखो क्या न्यूटन है, नहीं, तो सीधे से निगलेक्ट। ये न्यूटन है तो ये इस पर डाउट हो सकता है, देखते ही क्या पता है कि नहीं, ये तो पक्का नहीं आएगा। नॉन का देखते हैं, ये भी क्या पता आ सकता है, मे बी। तो आपको मालूम फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन। मास कितना है 5 किलोग्राम, एक्सलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 इंटू 5 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है 50 न्यूटन। क्या देखिए आपको कोई ऑप्शन आ रहा है, 20 न्यूटन आ रहा है बट 50 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये, ना कि ये। तो आप देखिए आपने अपने बस यूनिट का यूज़ करते हुए आप बता दिए कौन से ऑप्शन सही हो सकता है। मतलब आपने 2-3 यूनिट तो ऐसे गैप कर दिए, मतलब ऑप्शंस देख के ही कि यूनिट तो कुछ और है, पूछ कुछ और रहा है। ठीक है, अभी अब देखो इसका एक फ़ायदा, डायमेंशन होने का फ़ायदा। अब डायमेंशन का हम यूज़ 3 तरीक़ों से करते हैं। पहला यूज़ करते हैं क्या, कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन की बात करते हैं या कोई चीज़ जो ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, कोई चीज़ अगर क्या हो रही है, ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब जुड़ रही है, घट रही है, या इक्वल टू के बराबर है, बीच में इक्वल टू है दो क्वांटिटी के बीच में, तो क्या होगा, ऐसी क्वांटिटी कब होती है जब क्या हो, दोनों सब डायमेंशनली सेम, या बोल सकते हैं हम उसका यूनिट सेम हो, तभी चीज़ें ऐड होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप 5 किलो में 2 किलो जोड़ सकते हैं ग्राम, तो 7 किलोग्राम हो जाएगा। मैं बोल दूँ आप 5 किलोग्राम में 2 लीटर जोड़िए, जोड़ पाएंगे? चलिए मान लीजिए आपने नंबर जोड़ लिया, अब लिखेंगे क्या, अब कन्फ्यूज़न ना भाई सबकी, क्या लिखें, केजी लिखें, लीटर लिखें, किसको प्रायोरिटी दी जाए। तो कुछ लोग होंगे केजी ये सब लिख देंगे, तो ये चीज़ें गलत है, नहीं जोड़ सकते हैं। चीज़ें जुड़ती कब है, जब वो उनके यूनिट सेम हो, डायमेंशन सेम हो। अब किसी भी चीज़ को कहीं भी जोड़ नहीं सकते हैं। तो बता देता है कि डायमेंशन अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई इक्वेशन सही है कि नहीं, हम उसके अंदर उसका डायमेंशन देख लें। अगर उसके हर टर्म का डायमेंशन सेम आ रहा है, एडिशन में है, तो क्या होगा, उसके डायमेंशन सेम है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। जैसे हम बात करते हैं v इक्वल टू यू प्लस 18, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली? तो देखिए v का जो डायमेंशन होता है निकालेंगे तो L1 t-1, u का L1 t-1, u भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये L1 t-2 और इंटू टी है। तो हमको टर्म देखना है, जो टर्म ऐड हुए हैं, ना कि मल्टीप्ली में है, टर्म को देखना। तो इसको जब हम उसको सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या आएगा, ये L1 t-1 मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो -2 + 1 तो प्लस -1, तो ये आ गया। देखिए हर टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है, मतलब ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब ये तो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, अगर मान लो तो हम लोग यहाँ कर देते टी कर देते, तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पे t 0 हो जाता, तो ये कभी इक्वेशन सही हो ही नहीं सकता है। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो सही हो सकता है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो कभी सही हो ही नहीं सकता है, कन्फर्म। तो एक तो हम बता सकते हैं किस चीज़ की डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, क्या बता सकते हैं,
और सेकेंड क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग पढ़े क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए भी डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इसे हम पूछ सकते हैं कि अगर 1 न्यूटन में x हाउ मेनी डाइन, कितने डाइन होंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनली वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए न्यूटन क्या होता है, न्यूटन फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी का डायमेंशन न्यूटन होता है। तो अगर फोर्स का डायमेंशन निकाल ले तो न्यूटन का डायमेंशन होगा, तो हम उसको जब लिखेंगे हो जाएगा, इसका डायमेंशन आएगा मास का डायमेंशन इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, L1T-2। तो हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट में चल रहे हैं, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ये SI यूनिट है, क्या ये SI में चल रहा है, ये CGS यूनिट में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको M1 SI यूनिट वाला है, L1T1 इसका सब पावर 1, ये हम लोग सिंबल दिखाने के लिए अलग किए हैं कि ये किसमें SI यूनिट। तो जो चीज़ हम लोग लिखे हैं M1 L1T1, ये किसमें SI सिस्टम में है, M2 L2T2 ये CGS सिस्टम में होंगे। तो यहाँ भी लिख लेते हैं X। अब ये भी मतलब वही यूनिट, मतलब चीज़ें क्या है, सेम डायमेंशन होंगे ना, जब चीज़ें बराबर है तो डायमेंशन क्या होगा इसका भी, डायमेंशन सेम होंगे, पर इसमें कुछ फैक्टर आएंगे, क्योंकि इसका जो यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग है, नंबर का फ़र्क मिलेगा आपको, इसलिए बीच में क्या है, X है। अब क्या करेंगे, इसको हम नीचे जलाएंगे इस साइड, तो क्या होगा, M के साथ M2 के साथ चल जाएगा, उसके पावर में कितना है, 1 है, L1 L2 के साथ चल जाएगा, इसके भी पावर में 1 है, T1 T2 के साथ चल जाएगा, इसकी भी पावर -2 है, ये X आएगा। अब देखिए, हम मास को जो नापते हैं किसमें, SI में, SI में जो मास नापते हैं हम kg में नापते हैं, तो इसमें क्या आएगा, जो M1 है ना, मास को नाप रहे हैं तो किसमें आएगा, kg, और नीचे क्या है, M2 किसकी यूनिट है, CGS में, तो CGS में किसमें नापते हैं, ग्राम में, जैसे पावर 1। लेंथ तो किस में नापते हैं हम लोग, SI में मीटर में नापते हैं, तो इधर आएगा मीटर, 1 मीटर। CGS में L2 क्या, CGS, तो CGS किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। टाइम, दोनों में टाइम सेकंड में नापते हैं, इसमें पावर -2, ये हो गया हमारा X। अब देखिए, आपको मालूम होगा 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 मीटर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 2 3 ग्राम, नीचे ग्राम, 1 2 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर, सेकंड है ही, -2 इसका पावर 1 X। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर, पावर 1 है तो मतलब 1000, कितना आएगा, 1000 इंटू 100। अब इसका 1 आएगा, 1 का पावर -2 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो X, तो कितना, 10⁻⁵ 5 जीरो आ जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते क्या, 10⁵ तो क्या किया हम लोग, 1 इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब कि अगर हम लोग किस में हो, न्यूटन SI यूनिट में हो, अगर हमको डाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब CGS यूनिट में जाना है सिस्टम में, तो क्या करना पड़ेगा, 1 न्यूटन के बदले 10⁵ डाइन लिखना पड़ेगा। तो इसका दूसरा यूज़ ये है समझने के लिए, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने के लिए। अब तीसरा यूज़ है हमारा रिलेशन फाइंड करने के लिए, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट क्वांटिटीज। इसको हम अगली लेक्चर में हम करेंगे ट्राई, से बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो अभी बहुत लेक्चर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा देखने में लोगों को। तो
तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको उसको बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।